खैर अब हमारे पास नेक्स्ट MCQs है। इन द केस ऑफ एडमिशन, जब क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, कोई पार्टनर आ रहा है कारोबार में, ऑन मोर देन बुक वैल्यू, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कारोबार में लेकर आ रहा है, कितने पैसे ला रहा है, कितने पैसे ला रहा है, कहाँ लिखें, चलो ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं, वो लेकर आ रहा है 4000 रुपये। कितने पैसे लेकर आ रहा है, 4000, और उसको कारोबार में मिल रहे कितने, उसको कारोबार में मिल रहे हैं 1000 रुपये। दैट मीन्स उसकी जो कारोबार में बुक वैल्यू है BV बुक वैल्यू जो है वो कितनी है, 1000, और वो जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट है 4000। कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है 4000 और उसको मिल रहे हैं कितने, उसको मिल रहे हैं 1000। तो कम मिल रहे हैं ना उसके इन्वेस्टमेंट से, डेफिनेटली आप बोलेंगे यस सर कम मिल रहे हैं। कितने कम मिल रहे हैं, 3000 कम मिल रहे हैं। अच्छा, अब इस MCQs को देखें, बोल रहे हैं इन द केस ऑफ एडमिशन और मोर देन बुक वैल्यू। यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मोर देन बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, मोर देन बुक। इन्वेस्टमेंट क्या है, 4000 मिल रही, कितने, 1000। बुक वैल्यू क्या है, कम है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो ये बोल रहे हैं मोर देन बुक वैल्यू। द गुडविल और बोनस इज़ टू बी गिवन टू, तो जो गुडविल है या बोनस है ये किसको दिया जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर को दिया जाएगा। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और बुक वैल्यू क्या हो, कम हो, तो जो बोनस है गुडविल है किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। इसको रिवर्स कर दें, यानी बुक वैल्यू ज़्यादा हो और इन्वेस्टमेंट क्या हो, कम हो, तो फिर बोनस या गुडविल किसकी होगी, हाँ, नए पार्टनर की। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो और साथ साथ MCQs को भी सॉल्व करते चलें। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखो इरेज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट MCQs में आपको बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन रिमेनिंग कैश इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। याद रखना यहाँ पर बात हो रही है लिक्विडेशन की। लिक्विडेशन का मतलब है कारोबार ख़त्म हो रहा है। जब बिजनेस ख़त्म हो रहा होगा, वाइंड अप हो रहा होगा, तो हर पार्टनर को उतने ही पैसे मिलेंगे जितना उस पार्टनर का एंडिंग कैपिटल बैलेंस है। इक्वली नहीं, एंडिंग कैपिटल बैलेंस लिक्विडेशन में, याद रखिएगा, कीप इन माइंड। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं जल्दी लिक्विडेशन के टॉपिक को सॉल्व करवाऊंगा आपको और फिर डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है डिबेंचर्स आर द सर्टिफिकेट्स ऑफ। डिबेंचर होता है क्या है, देखो कंपनी को पैसे चाहिए, पैसा यानी कि कंपनी को फाइनेंस रिक्वायर है। फाइनेंस हासिल करने के लिए कंपनी क्या करती है, या तो वो इशू करेगी शेयर या वो लोन लेगी। लोन लेने के लिए जो उसके पास बेस्ट तरीका है वो क्या है, डिबेंचर है। डिबेंचर क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जैसे शेयर सर्टिफिकेट है। फ़र्क क्या है, डिबेंचर देने वाला कंपनी को कर्ज देता है, शेयर देने वाला कंपनी में मालिक बन जाता है। कंपनी प्रेफर करती है कि वो डिबेंचर दे। डिबेंचर पर एक रेट होता है जो कि इंटरेस्ट रेट कहलाता है, वो डिबेंचर होल्डर का प्रॉफिट होता है। रिपीट कर रहा हूँ, डिबेंचर पर कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट, शाबाश, और शेयर पर क्या देगी, डिविडेंड देगी। शेयर पर देगी डिविडेंड, डिबेंचर पर देगी इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। तो अब हम कहेंगे डिबेंचर्स आर द सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट है, किसको मिलेगा, रिसिप्ट्स ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट। दैट मीन्स उन लोगों को जिन्होंने क्या दिया है, कंपनी को लोन दिया है, शाबाश। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है रेसिडुअल वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है ये, शाबाश, साल्वेज वैल्यू। तो रेसिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड रिकवरेबल कॉस्ट ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स। अब पहले तो ये समझने वाली बात है कि भाई साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कब हम हासिल होती है, जब हम बोलते हैं भाई एसेट बेकार हो गया, आप उस रुपये में दे दो, स्क्रैप कर दो, इसका मतलब वो हमारी खिदमत नहीं कर सकता, अब हमें उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता, तो उसको क्या करो, उस रुपये में दे दो। तो राइट आंसर है आपके पास रिमूवल फ्रॉम सर्विस, के जब हम उसको क्या करते हैं, सर्विस से हमारी, उसको बोलते हैं कि बाबा हमारी खिदमत में ये नहीं रह सकता, हमारे किसी काम का नहीं है, चलो 90 को दे दो, यानी हमारी अब हमारे ये किसी काम का नहीं रहा। नेक्स्ट MCQ में बोल रहा है ऑल फिक्स एसेट्स आर डेप्रिशिएट, यानी सब पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो भाई किस पे नहीं लगता, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगता है, बिल्कुल लगता है, मशीन पर लगता है, डेफिनेटली लगता है, फर्नीचर पर लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन लैंड पर नहीं लगता। लैंड की वैल्यू क्या होती है, एप्रिशिएट होती है, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, लिहाजा उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा।
कीप इन माइंड। नेक्स्ट आपके पास है नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। तो पहले तो ये समझना नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। वो इदारे जो कि क्या करते हैं, फी सबिलिल्लाह काम करते हैं, वो इदारे जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। स्कूल्स, TCF स्कूल का आपने नाम सुना है, डेफिनेटली सुना होगा। द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल फ्री में पढ़ाती है उन बच्चों को जो कि गरीब हैं, और अगर फ़ीस भी ले रही है तो बहुत माइनर फ़ीस ले रही है। कुछ क्लब्स होते हैं जिनका मकसद क्या होता है कि भाई लोगों में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, इलाके में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, उनका मकसद भी प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। हॉस्पिटल्स, अब आप आगा खान हॉस्पिटल का नहीं सोचेगा, मैं बात कर रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल की, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि लोगों की फलाह बहबूद होता है, उनकी वेलफेयर होता है, उनकी वेलबींग होता है। तो ये तमाम इदारे क्या हैं, नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो सही आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दिस, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये तमाम इदारे आ सकते हैं, स्कूल्स, क्लब्स, हॉस्पिटल्स। तो ऑल ऑफ दिस इज़ अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट MCQs है आपके पास, कह रहा है नॉन प्रॉफिट कंसर्न, दैट मीन नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न जो है, कंसर्न का मतलब कंपनीज डू नॉट मेंटेन, वो मेंटेन नहीं करती। क्या मेंटेन नहीं करती भाई? पहला ऑप्शन है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सवाल में ही बोल रहा है नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब प्रॉफिट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो वो क्या नहीं बनाएगी, बिल्कुल ठीक कहा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया किस लिए जाता है, इसलिए जाता है प्रॉफिट को देखने के लिए कि भाई इदारे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट MCQ से आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है ना, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लेकिन उसको अपने मामला चलाने के लिए, एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए क्या लेना पड़ता है, उसको डोनेशन लेने पड़ते हैं, उसको फंड्स लेना पड़ता है, उसको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, एडवांस में लोग अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देते हैं, इसको सब्सक्रिप्शन फ़ी कहते हैं। अच्छा, अगर कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी एडवांस में दे दे, यानी मैंने एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न है उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाया, एक क्लब है उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाया और सब्सक्रिप्शन फ़ी दे दी और ये एडवांस में दी है, तो ये उस इदारे के लिए क्या है, इनकम होगी या लायबिलिटी होगी? जल्दी बताओ, थोड़ा गौर करो। सब्सक्रिप्शन उसके लिए इनकम है लेकिन हम एडवांस में दे रहे हैं, शाबाश, ये उसके लिए लायबिलिटी होगी, दैट इज़ अनअर्न्ड रेवेन्यू होगी उसके लिए। नेक्स्ट MCQs आपके पास है द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़ जनरली फॉलोड बाय। अभी सिंगल एंट्री सिस्टम है, कौन फॉलो करेगा? छोटे छोटे बिजनेसमैन, जैसे आपके इलाके में परचून वाला हो गया, वो कैश जनरल मेंटेन कर रहा होता है, कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया, अकबर से कैश लिया, अजमल को कैश दिया, दैट्स इट, और वो कुछ नहीं मेंटेन कर। तो स्मॉल जो स्केल बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करते हैं। आपने उधार ऐप का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सिलसिला चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट MCQs आपको कह रहा है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसमें, राइटिंग में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में, अब भाई क्या हो गया, जो पेपर नहीं दिया लेकिन कुछ तो याद होगा, नहीं याद तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के लेक्चर्स भी मेरे पास यहाँ चैनल पर पड़े हुए और नोट्स भी पड़े हैं, तो जो अपने फर्स्ट ईयर्स के फ्रेंड्स हैं उनको डेफिनेटली चैनल को रेकमेंड कीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट्स इससे उठा सकें। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर राइटिंग में हो तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट आपके पास है द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। याद रखना, हमेशा याद रखना, जो बंदे 7 बंदे होते हैं कम से कम, जो कि कंपनी फॉर्म करने के लिए स्टार्ट लेते हैं कि भाई हाँ चलो कंपनी बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, और इनको प्रमोटर्स बोलते हैं। दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स, बानियान होते हैं कि कंपनी बना रहे होते हैं, और कंपनी के जिनके पास शेयर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी जो फाउंड कर रहे होते हैं, फाउंडर मेंबर जो होते हैं, उनको बोलते हैं प्रमोटर्स। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है आपके पास द एक्सपेंस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन। अब यही जो प्रमोटर्स हैं ये कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं और उस वक्त खर्चा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और एक राज की बात बताऊं, राज की क्या बात है सबको पता है, और आज के बाद आपको ये पता होगा कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारे पास बैलेंस शीट में लिखा जाता है।
क्यों लिखा जाता है इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल याद रखिएगा पीरियड एक्सपेंस हमारे पास कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू। तो याद रखिएगा डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होगी आपके पास जो कॉस्ट है उसमें से आप साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या रेजिजुअल वैल्यू को माइनस कर दें। यानी मिसाल के तौर पे मैंने ये बोर्ड लिया 1000 रुपये का, सस्ता ले लिया है, अच्छा चलो भाई 10,000 रुपये का, ये बोर्ड ले लिया 10,000 का, और मैं लकड़ी वाले को बुलाया, बोला भाई अगर ये सारा ख़राब हो जाए कितने में लोगे? उसने कहा 2,000 में। तो मैं कहूँगा अच्छा इसका मतलब अगर ये अपनी पूरी लाइफ पूरा कर ले फिर भी मुझे 2,000 मिलेंगे। तो वो क्या कॉस्ट है जो मैं लॉस करूँगा? वो कॉस्ट है 8,000 रुपीज़ की जो मैं लॉस करूँगा। कब? जब मैं इसकी तमाम तर ख़ासियतों से फ़ायदा उठा लूँगा और फिर मेरे लिए सर्विस देने के काबिल नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू ये आपके पास क्या कहलाती है? ये आपके पास कहलाती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। यानी ये वो कॉस्ट है जो मैं डेप्रिसिएशन की मद में क्या करूँगा? दूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड इज आल्सो नोन एज। अभी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं? कि भाई अगर पहले साल डेप्रिसिएशन 5,000 है तो दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5,000। तीसरे साल भी डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5,000 रुपये। यानी हर साल डेप्रिसिएशन सेम है। तो ऑप्शन है आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नहीं है तो मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन सेम आ रहा है। फिर आपके पास है 8 डिजिट मेथड, नहीं ये भी ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भी डेप्रिसिएशन डिक्लाइन होता है, डिमिनिश होता है। नेक्स्ट आपके पास है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आप देखो फिक्स्ड डेप्रिसिएशन है, चेंज नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली यही आपका राइट आंसर है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि बहुत सारी वीडियोस बनाऊं अकाउंटिंग के एमसीक्यूज पर, स्टैटिस्टिक्स के पेपर को भी सॉल्व करवाऊंगा, कमर्शियल ज्योग्राफिया के बारे में भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो कमेंट में और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।